बीटीवी न्यूज के प्रस्तुत करता है पटेल प्लाईवुड डोर एंड हार्डवेयर, हरिमंगलम लॉन के सामने, गोंदिया रोड, बालाघाट। नमस्कार, बीटीवी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पहले पास और अब बताया छात्रों को फेल, आरडीवीवी यूनिवर्सिटी का छात्रों से मजाक, शैक्षणिक भविष्य को लेकर चिंता में डूबे छात्र, त्रुटि स्वीकारी लेकिन पीजी कॉलेज प्रबंधन ने खड़े किए हाथ। आयुष मंत्री ने किया अस्पताल का निरीक्षण, संभावित तीसरी लहर को लेकर पहुंचे अस्पताल, अव्यवस्थाओं पर अस्पताल प्रबंधन को लगाई फटकार, निरीक्षण में दिखा टूटा दरवाजा, उखड़ी हुई टाइल्स, ऑक्सीजन प्लांट के लिए समय सीमा की कही बात। जलभराव समस्या का नहीं स्थायी हल, प्रयोग के तौर पर हो रहे हैं निर्माण कार्य, परेशान हो रहे आमजन और व्यापारी, हल्की बारिश में बनते हैं टापू तालाब जैसे हालात, आखिर कब होगा जलभराव का स्थायी समाधान। और अब समाचार विस्तार से। समाचार के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं महेंद्र अमूले। कोरोना काल में शिक्षा एवं परीक्षाओं को लेकर परेशान हुए छात्रों के साथ अब विश्वविद्यालय भी भद्दा मजाक कर उनकी मुसीबत को बढ़ा रहा है। घोर लापरवाही का नमूना ही कहा जाए कि जिन महाविद्यालयीन छात्रों को पहले पास घोषित कर दिया गया, अब उन्हें फेल बताकर आगामी शैक्षणिक सत्र में प्रवेश देने से वंचित किया जा रहा है। मंगलवार को कई छात्र कॉलेज पहुंचे और कॉलेज प्रबंधन ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेर लिया। अपने बेहतर भविष्य के लिए पढ़ाई को महत्व देने वाले छात्रों की शिक्षा पर ग्रहण लगाने जैसा काम जबलपुर यूनिवर्सिटी ने किया है। छात्रों को भी पता नहीं था कि जिस परीक्षा को लेकर वे पास होने की खुशी का भ्रम पाले हुए हैं, दरअसल विश्वविद्यालय की यह घोर लापरवाही है कि उन्हें फेल करार दिया गया है। अंकसूची कॉलेज से मिलने के बाद ऐसे छात्रों के होश उड़ गए, जिसमें ऐसे छात्रों की संख्या अधिक है जिन्हें फेल करार दिया गया है, जबकि पूर्व में जारी रिजल्ट में उन्हें पास बताया गया था। तभी तो छात्र अगले सत्र में प्रवेश के लिए महाविद्यालय पहुंचे और यहां कॉलेज प्रबंधन का अजीब तर्क गले नहीं उतरता। छात्रों ने बताया कि कॉलेज प्रबंधन दबाव बना रहा है कि उन्हें इस गलती को सुधारने के लिए विश्वविद्यालय जाना होगा, जबकि कई ऐसे गरीब छात्र हैं जो कोरोना काल में आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और बार बार विश्वविद्यालय की दहलीज पर दस्तक देना उनके बस में नहीं है। जब इस गलती को लेकर हमने पीजी कॉलेज प्राचार्य गोविंद सिरसाठे से जानना चाहा तो उन्होंने स्वीकार किया कि विश्वविद्यालय की ओर से यह त्रुटि हुई है। छात्रों के कहे अनुसार जब हमने यह जानने का प्रयास किया कि कॉलेज प्रबंधन ने इस लापरवाही पर हाथ खड़े करते हुए छात्रों को विश्वविद्यालय जाने कहा है, तो इसके जवाब में उल्टा प्राचार्य यह कहते रहे कि यहाँ छात्रों की सुनवाई नहीं होगी, वहाँ जाकर प्रदर्शन किया जाएगा तो उनकी मार्कशीट सही हो सकती है। देखा जाए तो पहले से दिक्कत झेल रहे छात्रों को इस तरह उल जलूल बातें कहकर कॉलेज प्रबंधन मानसिक रूप से परेशान करने का काम कर रहा है। पहले तो विश्वविद्यालय ने पास बताया और अब फेल बताना, यह उनके शैक्षणिक भविष्य से खिलवाड़ और भद्दा मजाक करने जैसा है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रबंध को लेकर आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। चिकित्सा सुविधाओं का प्रबंध करने तथा कमियों को दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने शिशु वार्ड, महिला वार्ड का भ्रमण किया और इस दौरान कोविड आईसीयू के टूटे दरवाजे, महिला शौचालय की उखड़ी हुई टाइल्स को देखकर जिम्मेदारों को फटकार लगाई। मध्य प्रदेश शासन के आयुष मंत्री और बालाघाट एवं सिवनी जिले के प्रभारी मंत्री रामकिशोर कावरे ने मंगलवार 22 जून को जिला चिकित्सालय बालाघाट का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं को देखा और कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए किए जाने वाले कार्यों और तैयारियों के बारे में चर्चा की। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर दीपक आर्य, सिविल सर्जन डॉक्टर अजय जैन, एसडीएम केसी बोपचे, भाजपा पदाधिकारी मौसम हरिनखेड़े, सुरजीत सिंह ठाकुर भी मौजूद थे। आयुष मंत्री कावरे ने जिला चिकित्सालय के निरीक्षण के दौरान शिशु वार्ड,
SNCU अन्य वार्डों, पोषण पुनर्वास केंद्र और CT स्कैन स्थल का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं को देखा। इस दौरान उन्होंने जिला चिकित्सालय में कोरोना की संभावित तीसरी लहर से बचाव के उपायों और किए जा रहे कार्यों पर अधिकारियों के साथ बैठक कर चर्चा की। मंत्री श्री कावरे ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जो नुकसान हुआ है उससे सबक लेकर हमें तीसरी लहर के लिए पुख्ता तैयारी करना है, जिससे किसी भी मरीज को उपचार के लिए भटकना ना पड़े और उसे सभी सुविधाएं अस्पताल में सुलभ हो सकें। इस निरीक्षण के दौरान ऐसा मौका भी आया जब आयुष मंत्री की नजर कोविड ICU के टूटे दरवाजे पर पड़ी। साथ ही महिला शौचालय में उखड़ी हुई टाइल्स दिखाई दी, जिसके बाद उन्होंने जिम्मेदारों को ऐसी बद इंतजामी को लेकर फटकार लगाई और व्यवस्थाओं में सुधार लाने की बात कही। निरीक्षण के उपरांत चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि तीसरी लहर की तैयारी को लेकर व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। 4 महीने के अंतराल में तीसरी लहर आने के संकेत हैं। ऐसे में हमारा स्वास्थ्य तंत्र मजबूत बना रहे। उन्होंने बताया कि बच्चों के लिए सभी प्रबंध हो सकें, इसलिए शिशु वार्ड की व्यवस्थाओं को देखा गया है। ऑक्सीजन प्लांट अब तक न लगने के सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने टेंडर एजेंसी को अन्य जिलों का कार्य भी देखना है, ये कहते हुए इसके लिए समय सीमा तय कर जल्द ही प्रारंभ किए जाने की बात कही। महामारी के दूसरे लहर में हम सब लोगों ने व्यवस्था को देखा, व्यवस्था को सुधारने का काम किया, लेकिन अचानक दूसरी लहर का जो प्रकोप था, जिसके कारण थोड़ी समस्या आई थी। तीसरी लहर की जैसी चर्चा चल रही है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए होगी, उस लहर की तैयारी को लेकर हम लोग 2 महीने पहले, जैसे कि हमारे चिकित्सकों का कहना है और भी देशों का जो अध्ययन किया गया है, वो लगभग 4 महीने के अंतराल में पहली लहर, दूसरी लहर और तीसरी लहर। तो तीसरी लहर की तैयारी के लिए जैसे कहा जा रहा है कि बच्चों के लिए होगा, तो बच्चों के सारी व्यवस्था यहाँ पर हो, हमारा प्रबंधन अच्छा हो, हमारा शिष्टाचार अच्छा हो, वो सारी व्यवस्था को लेकर यहाँ पर हमने बैठक भी लिया और निरीक्षण भी किया। और हमारे जो इक्विपमेंट की आवश्यकता है, जो उपकरणों की आवश्यकता है, वो उपकरण यहाँ पर उपलब्ध हो जाए, इसकी चिंता हमने की। हमारा PICU वार्ड कितना होना चाहिए हमारे इस जिले के हिसाब से, तो PICU वार्ड के हम स्थल को भी देखा और तैयारी भी किया। यदि कोई चीज़ की कमी होगी तो हम अभी से तैयार रहें, ताकि आने वाले समय हमारे को किसी प्रकार से कोई क्राइसिस न हो। उसकी तैयारी को लेकर हमारी बहन मौसम, हमारे नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर, हम सब लोग, हमारे प्रशासन की तरफ से कलेक्टर, हमारे CS साहब, हम सब लोग मिलकर आने वाले समय की तैयारी को लेकर यहाँ पर बैठे थे और निरीक्षण भी किया। फिर हम फील्ड को स्वयं देखा और आने वाले समय क्या अच्छा हो सकता है वो करने के लिए हमने यहाँ तैयारी किया। देखिए, शहरी क्षेत्र के अस्पतालों में तो व्यवस्थाएं जैसे तैसे दुरुस्त हो रही, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में हालात बेकार है। अभी भी कई हॉस्पिटल बंद पड़े हुए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़े हुए। देखिए, इनको लेकर क्या कुछ प्रयास? देखिए, पिछले समय आप सब लोगों के ध्यान में था, हमने सारी तैयारी भी, आप अभी CSC जाओगे तो आपको CSC की व्यवस्था अच्छी मिलेगी। आप PSC जाइए, मैं कल खुद ही हट्टा से आते हुए मेरे साथ कुछ पत्रकार बंधु भी थे, मैं सालेटेका के PSC में रुका। हमारे वहाँ स्टाफ सारा चीज़ वहाँ पर जलभराव अब हनुमान चौक और निचली बस्तियों का नसीब है। प्रतिवर्ष वर्षाकाल एवं हल्की बारिश में ही शहर की सड़कें जलमग्न होती हैं और यह समस्या लंबे समय से लंबित होने के साथ अब विकराल हो चुकी है, जिसका समाधान अब तक नहीं हो पाया है। जलभराव के संकट से व्यापारी, गरीब वर्ग एवं आम नागरिक सभी परेशान हैं। हल्की बारिश में टापू और तालाब जैसा नज़ारा देखना हो तो शहर का हृदय स्थल हनुमान चौक लोकप्रिय स्थल बन चुका है। यहाँ के व्यापारी परेशान हैं कि बरसाती पानी से निजात कब मिलेगी, जबकि नगरपालिका द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। इंजीनियरिंग तकनीक हमेशा ही यहाँ फेल साबित हुई है। यही कुछ आलम शहर की कई निचली बस्तियों का है। 1 वर्ष पूर्व लगातार बारिश के बाद शहर का अधिकांश हिस्सा जलमग्न था, लेकिन 1 वर्ष बीतने के बाद भी सटीक प्रयास धरातल पर नहीं दिखते और ना ही कोई अधिकारी यह दावे के साथ कह सकता है कि अब की बार जलभराव के हालात नहीं बनेंगे। 22 जून मंगलवार को दोपहर में हुई तेज बारिश के बाद हनुमान चौक फिर एक बार जलमग्न नजर आया। इस मानसून की पहली बरसात में भी यही हाल था, जिसके बाद आनंद फानंद में नगरपालिका के जिम्मेदारों ने यहां निरीक्षण कर सारा दोष नाली नालियों पर मढ़ते हुए पुख्ता समाधान से किनारा कर लिया। देखा जाए तो कुछ वर्षों से हनुमान चौक की जलभराव की समस्या एक प्रयोगशाला के तौर पर अपनाई जा रही है।
पूर्व में मयूर नगर से नाला निर्माण कराने के बाद कहा गया कि अब जल भराव नहीं होगा। इसके बाद नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धुआरे के कार्यकाल में नाला चौड़ाई एवं दुकानों के सामने गट्टू लगाने का कार्य किया गया और कहा गया कि जल भराव की समस्या समाप्त होगी। और अब वर्तमान में देखा जा रहा है कि अंबेडकर चौक से हनुमान चौक तक पुराने नाले को तोड़कर नए नाले का निर्माण किया जा रहा है और दावे हैं कि यह जल भराव का स्थायी हल है। लेकिन मानसून आ चुका है और निर्माण कार्य अधूरा है। इन प्रयासों को देखकर कहीं से ऐसा नहीं लगता कि जल भराव की समस्या से निजात मिल सकेगी। प्रतिवर्ष नए नए प्रयोग देखकर आमजन और व्यापारी भी अब उकता चुके हैं और जल भराव समस्या हल होने का नाम नहीं ले रही है। ब्लैकमेलिंग की शिकायत के बाद जेल गए पूर्व विधायक किशोर समृद्धि की जमानत को लेकर जिला सत्र न्यायालय ने स्पेशल कोर्ट भोपाल में प्रकरण भेजा था, जिसके बाद अब उन्हें भोपाल से जमानत मिल गई है। जमानत पर रिहा हुए किशोर समृद्धि से उनके समर्थकों ने मिलकर जेल से बाहर आने पर उनका स्वागत कर खुशी जताई। ब्राह्मण समाज अध्यक्ष राजेश पाठक द्वारा भरवेली थाने में पूर्व विधायक किशोर समृद्धि के खिलाफ दर्ज कराई गई ब्लैकमेलिंग की शिकायत के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी, जिन्हें न्यायालय में पेश करने के दौरान जमानत अर्जी लगाई गई थी। लेकिन जिला सत्र न्यायालय ने पूर्व विधायकों के क्षेत्राधिकार नहीं होने की बात कहते हुए जमानत याचिका को खारिज कर प्रकरण को भोपाल स्पेशल कोर्ट के हवाले किया था। यहां जमानत के लिए उनके द्वारा प्रयास किए जा रहे थे और 10 दिन बाद पूर्व विधायक किशोर समृद्धि को आखिरकार जमानत मिल गई। भोपाल स्पेशल कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए थे। 22 जून को भोपाल में जमानत मिलने के बाद जेल से उनकी रिहाई हो गई। उन्हें जमानत मिलने तथा जेल से उन्हें रिहा होने को लेकर उनके समर्थक भोपाल पहुंचे और वहां उनका फूल माला पहनाकर जेल से बाहर आने पर स्वागत किया गया। अब समाचार विस्तार से। कलयुगी चाचा को दुष्कर्म का दोषी पाते हुए न्यायालय ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वर्ष 2018 में लांजी तहसील के बहेला में आरोपी ने अपनी अवयस्क भतीजी के साथ दुराचार किया था, जिसके विरुद्ध पॉक्सो एक्ट के तहत न्यायालय में प्रकरण चल रहा था, जिसमें 22 जून को न्यायालय ने फैसला सुनाया। अर्थदंड की राशि अदा न करने पर 2 वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का आदेश दिया गया है। जिला सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश आनंद प्रिय राहुल पॉक्सो एक्ट बालाघाट के विशेष प्रकरण में बहेला थाने में दर्ज अपराध में आरोपी प्रकाश सहारे पिता आड़कू सहारे उम्र 48 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 15 मनेरी थाना बहेला को धारा 376 और भारतीय दंड विधान की सहधाराओं के साथ ही पॉक्सो एक्ट में 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया है। सहायक जिला अभियोजन अधिकारी मीडिया प्रभारी अखिल कुमार कुशराम ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना 2 मार्च 2018 की है, जब पीड़िता के घर उसके मम्मी पापा और दादी थे। तभी आरोपी पीड़िता के घर आया और चाची नहीं होने की बात कहकर अपने घर खाना बनाने ले गया। जहां उसके खाना बनाने के उपरांत पीड़िता अपने घर जाने लगी तो उसने जबरदस्ती करते हुए जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता किसी तरह जान बचाते हुए अपने घर पहुंची और परिजनों को सारी बात बताई। परिजनों ने बहेला थाने में पहुंचकर आरोपी के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई। विवेचना के बाद थाने द्वारा न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। विचारण बाद माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए 22 जून को 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि न अदा करने पर 2 वर्ष अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का आदेश दिया गया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अखिल कुमार कुशराम ने पैरवी की। ये आज माननीय श्री आनंद प्रिय राहुल साहब विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के उनके यहाँ के विशेष प्रकरण में आरोपी प्रकाश सहारे पिता आड़कू सहारे निवासी मनेरी थाना बहेला को धारा 376 भादावी एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट में सजा सुनाई है और सभी साक्षियों के कथन कराए गए। उसमें आज माननीय न्यायालय ने आरोपी प्रकाश को दोषी पाते हुए धारा 376 भादावी एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट के अपराध में 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है तथा इसी में पीड़िता को 5,000 रुपये प्रतिकर की राशि देने का भी आदेश पारित किया गया है। इसमें हमारे विशेष लोक अभियोजक श्री अखिल कुमार कुशराम द्वारा बहुत मेहनत करके पैरवी की गई।
कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर सरकार गंभीर नजर आ रही है। संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान बेड, ऑक्सीजन, दवाइयां सहित अन्य संसाधनों का अभाव देखने को मिला था। वहीं प्रशासनिक अमले के द्वारा अपनी तैयारियों को लेकर मुस्तैदी की बात कही जा रही है, किंतु इसके ठीक विपरीत कुछ स्वास्थ्य केंद्रों पर भयंकर लापरवाही और उदासीनता का आलम नजर आ रहा है, जहां पर न केवल औपचारिकताओं में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, बल्कि शासन से प्रदाय निःशुल्क वितरण की जाने वाली जीवनदायिनी दवाइयों को मरीजों को प्रदान किए जाने की बजाय कूड़ेदान में फेंकने का कार्य किया जा रहा है। पूरा मामला जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चांगुटोला का है, जहां पर लापरवाही और उदासीनता का भयंकर नज़ारा देखने को मिला। यूं तो यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वर्तमान समय में डॉक्टर विहीन है, जहां पर पदस्थ एक फार्मासिस्ट ने आने वाले मरीजों के इलाज का जिम्मा ले रखा है। किंतु दुर्भाग्य की बात यह है कि इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को दवाइयां देने के बजाय शासन से निःशुल्क प्रदान की जाने वाली दवाइयों को कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। गौरतलब हो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चांगुटोला में पदस्थ फार्मासिस्ट यूं तो अधिकांश अपने मुख्यालय से नदारद रहते हैं, जिस कारण यहां आने वाले मरीजों को कई बार मायूस होकर वापस जाना पड़ता है। वहीं सूत्र बताते हैं कि अक्सर फार्मासिस्ट के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से गायब रहने के कारण मरीजों को समय पर दवाइयां नहीं मिल पाती है और दवाइयों के वितरण न होने की स्थिति में बची दवाइयों को फार्मासिस्ट के द्वारा अस्पताल में कार्यरत सफाई कर्मी के द्वारा बाटलों और वायल से पहले दवाइयां खाली करवाई जाती है और बाद में उन्हें कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है, ताकि कोई देखे भी तो यह पता न चले कि दवाइयों के उपयोग के बाद खाली बाटलों को फेंका गया है। इस संदर्भ में कार्यरत सफाई कर्मी लता दशमेर ने बताया कि उनका काम सफाई का है। मुझे बाटलों की दवाइयों को खाली करने के लिए कहा गया, इसलिए मैंने खाली की। मुझे जैसा कहा जाता है मैं वैसा ही काम करती हूँ। ये जो दवाइयाँ आप खाली कर रहे हो, क्यों खाली कर रहे थे? वो एक्सपायर हो गई होंगे शायद सर। बची हुई दवाइयाँ हैं। हाँ, खराब हो गए थे, इसलिए उन्होंने बोले कि खाली कर। किसने बोला था? ये कटरे सर ने। कटरे सर ने? तो जो भी दवाइयाँ खराब हो जाती हैं इनको ऐसा खाली कर दो, ऐसा कहते हैं वो, ऐसा बोलते हैं जी। कभी कभी हो जाता है, हाँ, कभी तो थोड़ा बहुत बच जाते हैं तो वो उनको खाली कर फेंक दो। देते हैं। तो कौन कौन सी दवाइयाँ ऐसे ही बच जाती हैं जिनको आप खाली करते हैं फिर? बाकी कोई दवाई नहीं सर, वो बाटल ही तो खाली की थी मैंने। उसके बाद एक वायल भी आप खाली कर रहे हैं, इंजेक्शन भी? नहीं, इंजेक्शन नहीं थी सर। इंजेक्शन भी खाली करता हुआ आपका वीडियो है ना? इंजेक्शन तो मैं पीछ नहीं हूँ खाली। गौरतलब हो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चांगुटोला में एक महिला सफाई कर्मी के द्वारा शासन से मरीजों को प्रदान की जाने वाली दवाइयों को एक बाल्टी में खाली करता हुआ वीडियो किसी ने बना लिया, जो मीडिया के हाथ लग गया। दवाइयों को बोतल से खाली करते हुए वीडियो के बारे में जब महिला सफाई कर्मी से पूछा गया, तब उन्होंने बताया कि फार्मासिस्ट के द्वारा ऐसा करने के लिए कहा गया था। विभागीय सूत्र बताते हैं कि अस्पतालों में बची हुई दवाइयों को समय रहते उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाकर वापस किया जाना चाहिए था, जिसका लेखा जोखा का भी संधारण होना चाहिए। वहीं अगर दवाइयां किसी कारणवश एक्सपायर हो गई हैं तो उसे भी उच्चाधिकारियों से अवगत कराना चाहिए था। साथ ही एक्सपायरी दवाइयों को संभाल कर रखना है, उसे कहीं फेंकना नहीं है और ना ही नष्ट करना है। इसके साथ ही इसकी एक्सपायरी रजिस्टर मेंटेन करना है। मेडिकल फील्ड के 5 सदस्यों की एक टीम होती है, जिसमें एक डॉक्टर भी होता है। उसी टीम के द्वारा एक्सपायरी दवाइयों के लेखा जोखा रजिस्टर में मेंशन होता है कि दवाइयां कब बनी थी, कब तक उसकी एक्सपायरी थी, दवाई किस कंपनी की थी। उसके बाद वेस्टेज मटेरियल उठाने की जिम्मेदारी जिनकी है, उनके द्वारा पूरी प्रोसेस के तहत उन एक्सपायरी दवाइयों को ले जाया जाएगा। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार दवाइयों को किसी प्रकार से फेंक देना या नष्ट कर देना घोर दंडनीय अपराध माना जाता है। हालांकि दवाइयों की एक्सपायरी होने के पहले ही उसे समय रहते वापस कर देना भी एक बेहतर विकल्प है, ताकि उन दवाइयों का सदुपयोग किसी दूसरी जगह पर जरूरत हो तो किया जा सके। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।